ओके क्लास, तो नेक्स्ट वीक जो आपका रहेगा मंडे टू फ्राइडे, 6 to 7 वाले हो चाहे 7 to 8 वाले हो, इनके डाउट लिए जाएंगे। ठीक है, 6 to 7 वाले को नेक्स्ट वीक सेपरेटली पूरा वीक 6 to 7 क्लास भी मिलेगी और 7 to 8 तो मिलेगी, ताकि मैं इनको पूरा बराबर कर दूं। 7 to 8 वालों को 7 to 8 नेक्स्ट वीक जो भी अभी तक डाउट है जितने भी, वो सारे क्लियर कराए जाएंगे। आज हम आते हैं चैप्टर नंबर 11, जो कि फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है आपके सिलेबस में, और ये तीन ही चैप्टर मेंशन है आपके सिलेबस में क्लियरली: मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और वर्क एनर्जी। और सबसे मेजर पोर्शन अगर देखा जाए तो 50 to 60% सिलेबस मोशन में से है, बचा हुआ इन दोनों में से है, फिजिक्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और अब से मैं ये नहीं कहूंगा कि 6 to 7 वालों को ये पता है, 7 to 8 वालों को पता है, क्योंकि अब जो बताऊंगा वो सबके लिए नया होगा। हो सकता है आप में से कईयों को पता हो, लेकिन ओके। सबसे पहली बात आती है वर्क किसे कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना, वर्क जब भी कहा जाता है जब फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो। मैं 1 घंटा बैठ के पढ़ा रहा हूं, आप 1 घंटा बैठ के पढ़ रहे हो, ये वर्क नहीं है। आपने दीवार को धक्का देने की कोशिश की और धक्का दे रहे हो और दीवार मूव नहीं कर रही है, साइंस के अकॉर्डिंग वो भी वर्क नहीं है। एक्चुअल में वर्क है, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को उठाया और उठा के आप घूमे उसे और वापस वहीं आ गए। तो आपको मैंने कहा था जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, मतलब जहां से आप चले और वहीं आप आ जाओ, तब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। और वर्क किसके इक्वल है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। वर्क का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है तो वर्क भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि वर्क जब भी कहा जाएगा जब अप्लाइड फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट। चाहे तो लिख लो फटाफट डेफिनेशन। वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन only when applied force causes displacement। मतलब जब किसी फोर्स के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करना शुरू कर देता है, तब हम कहते हैं कि आपका वर्क हुआ है, अदरवाइज वर्क नहीं हुआ है। ठीक है ना, पहली चीज तो ये। ठीक, अब वही मैंने कहा, हम एक हैबिट की आदत बना लेंगे और वो हैबिट आपको हमेशा मदद करेगी और बहुत मदद करेगी। क्या हैबिट? कि सबकी ऐसा यूनिट निकालना। तो वर्क की वैसे तो ऐसा यूनिट होती है जूल, लेकिन अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालना चाहो तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में। तो वर्क की एक और यूनिट हो सकती है, दैट इज न्यूटन मीटर। समझे? वैसे तो ऑप्शन में जूल दिया होगा, लेकिन अगर कोई ऑप्शन या कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें जूल नहीं दे रखा, तब आपको न्यूटन मीटर ढूंढना होगा कि न्यूटन मीटर कहां दिया है। ओके, इस चैप्टर की भी आपको एक एक लाइन पढ़नी है। सर एक क्वेश्चन है। सर जैसे अभी आपने बताया कि जब डिस्प्लेसमेंट होगी तभी हम वर्क मानेंगे, तो क्या सर अगर हम किसी वस्तु की आकृति में चेंज कर देंगे, मतलब उसका शेप चेंज होगा, तो क्या वो भी वर्क माना जाएगा? देखो, अगर हम किसी वस्तु की आकृति चेंज कर देंगे, ठीक है ना, तो क्या वो वर्क माना जाएगा या नहीं? देखो, मान लो ये वस्तु ऐसे थी, आपने इसको फोर्स लगाया। अब एक चीज सुनने की कोशिश करना, अब आकृति आपने चेंज कर दी। इसमें दो केस हो सकते हैं। पहला केस तो ये वैसे 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन फिर भी पहला केस तो ये कि आपने बैलेंस फोर्स लगाया। एक बॉल थी, आपने दोनों तरफ से फोर्स लगाया और वो फोर्स क्या हो गया? बैलेंस फोर्स। अब अगर वो फोर्स बैलेंस फोर्स है, तब होगा क्या? वो बॉल पिचक जाएगी। मतलब हो सकता है बॉल इस तरीके से दिखने लगे आपको, मतलब आपने शेप चेंज कर दी। तो अब आप पूछ रही हो कि क्या वर्क हुआ कि नहीं हुआ? यस सर।
अब सुनना, अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर एक फोर्स इधर लगा है 4 न्यूटन और एक फोर्स इधर लगा है 4 न्यूटन, तो ये दोनों फोर्स क्या हो गए? बैलेंस फोर्स। क्या हो गए? बैलेंस फोर्स हो गए। और बैलेंस फोर्स का नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? 0 के। और वर्क का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट है। अगर फोर्स ही 0 हो गया तो वर्क भी 0 हो जाएगा। सर ओके, अब वर्क के जो टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क, ये एनसीईआरटी में नहीं लिख रखा है क्लियरली, और क्लियरली क्या लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। वर्क 3 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क, एक होता है जीरो वर्क। अगर आपने इन तीनों को अच्छे से समझ लिया तो एनसीईआरटी में से वर्क वाला सेक्शन आप पूरा कर सकते हो, ठीक है ना। अब हमें समझना है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वर्क किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पॉजिटिव वर्क। अब एक्चुअल में जो हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं वर्क का फॉर्मूला, वो पढ़ते हैं फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वर्क का जो असली फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ये असली फॉर्मूला है वर्क का, और आपको भी ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एफ डी कॉस थीटा। एंड थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हो और वस्तु इस तरफ जा रही है, ऐसा होगा नहीं लेकिन मान लो ऐसा हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है, कुछ ना कुछ एंगल है, ये एंगल है, ये रहा थीटा। और आपको पता है एंगल को किसी ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी में मेजर करा जाता है, चाहे साइन में मेजर करा जाए, चाहे कॉस में, चाहे टेन में, चाहे कॉसेक में, चाहे कॉस में, किसी में भी। तो जिन्होंने फॉर्मूला दिया उन्होंने कॉस में मेजर करा, तो वर्क का फॉर्मूला आ गया एफ डी कॉस थीटा। ये असली फॉर्मूला है वर्क का। जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ का असली फॉर्मूला क्या होता है? डीपी बाई डी टी, लेकिन इसी को मैनिपुलेट करके हम एम ए ले आते हैं ना। तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। अब आप कहोगे ये सर एंगल आया क्यों? क्योंकि यहाँ देखने वाली बात यह है कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है दोबारा बता देता हूँ, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होता है। देखो मैग्नीट्यूड तो सबके पास ही होता है ऑलमोस्ट, जिसके पास डायरेक्शन भी होता है वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर दो चीजें जिनके पास डायरेक्शन है, जैसे मान लो दो इंसान है आप और मैं, दो इंसान है आप और मैं, और आप और मैं दोनों को गलत बर्दाश्त नहीं है, आप और मैं दोनों को गलत बर्दाश्त नहीं है। तो अगर कोई भी बात गलत होगी तो उसके बीच में आर्ग्यूमेंट जरूर होगा। लेकिन अगर हम दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है जो हर बात पे एग्री हो जाता है, तो आर्ग्यूमेंट होगा ही नहीं। इसी तरीके से जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये यूनिवर्सल लाइन है, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल जरूर होगा। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी होगी यूनिवर्सल लाइन, उनके बीच में कोई ना कोई एंगल जरूर होगा। ये वर्क का फॉर्मूला, एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला लिखा ही नहीं है। अब बारी आती है पॉजिटिव वर्क। तो सुनने की कोशिश करना क्या होता है। इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मेरे को जितना भी पता है, पता आपको, मैं जो आपको अब नॉलेज डिलीवर करने वाला हूं, ये मेरे 7 से 8 साल टीचिंग कैरियर का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सारा आपको देने वाला हूं। अब अगर आप ये एज इट इज कैरी कर लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में, और अगर आप टीजीटी के लिए पोस्ट के लिए जाओगे तो वहां पे भी बेनिफिट मिलेगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, then work is called positive work, then work is called पॉजिटिव वर्क। मतलब जब आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही हो, मतलब अगर आप जिस तरफ फोर्स लगा रहे हो और उसी तरफ वस्तु जा रही है, तो
अब जो वर्क होगा उसे पॉजिटिव वर्क कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी समझ लो। अगर आपका फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री होगा? क्योंकि एंगल जब होता है जब इनके बीच में कोई स्पेस हो। जब एक के ऊपर एक है तो थीटा कितना हो जाता है? 0 डिग्री। और वर्क का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? एफ डी कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या रखना है? 0। तो एफ डी कॉस 0 और कॉस 0 डिग्री। ये आप सब में से जिसका भी ट्रिग्नोमेट्री वीक है वो याद कर लो कि कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, और कॉस 180 डिग्री -1 होता है। और जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है और आपके सिलेबस में होती तो मैं कराता, आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में बस ये 3 चीजें पता हो जाए, आपका साइंस में काम चल जाएगा। कॉस 0 डिग्री होता है 1, तो ये बन जाएगा एफ इंटू डी इंटू 1। तो वर्क का फॉर्मूला हो गया प्लस एफ डी। अब आप कहोगे सर प्लस कहां से आ गया? क्योंकि मैंने कहा अगर वैल्यू 2 लिखता हूं तो ये वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि प्लस का कोई साइन लिखते नहीं है, इसलिए इस वर्क को पॉजिटिव वर्क कहा जाता है। इसलिए इस वर्क को क्या कहा जाता है? पॉजिटिव वर्क। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? क्या वाला सर, हमें समझ नहीं आया है। कोई बात नहीं। मैंने कहा अगर आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, मतलब जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो उसी तरफ ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तब वर्क को पॉजिटिव वर्क कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अब मैं ये यस समझाने की सर। कोशिश कर रहा अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसे पॉजिटिव क्यों कहते हैं। हालांकि मेरे को समझाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ क्यों कहते हैं। सुनने की कोशिश करो। अगर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और फॉर्मूला वर्क का क्या है? एफ डी कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या रख दूंगा? 0। यस सर। लगे था, कोई बात नहीं। मेरी आवाज आ रही है आप सब तक अब? अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। यस सर। कोई बात नहीं। पॉजिटिव वर्क में डाउट है किसी को? नो सर। नो चलो सर। गुड। इतना डिटेल में किताब में नहीं लिखा, इवन किताब में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क के बारे में लिखा ही नहीं है शायद क्लियरली। बाकी आप देखो। अब आता है, अच्छा एग्जांपल में बात आता है, याद रखना। अगर आपके सामने ज्योमेट्री बॉक्स पड़ा है या पेन पड़ा है, आप उस पेन को ज्योमेट्री बॉक्स को अपनी तरफ खींचते हो। मानो ये ज्योमेट्री बॉक्स पड़ा है, आप उसे अपनी तरफ खींचते हो, तो फोर्स तो आप इस तरफ लगा रहे हो, तो वो मूव भी किस तरफ करता है? इसी तरफ करता है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो इस तरह के वर्क को क्या कहेंगे? पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क के एग्जाम्पल नहीं लिखने, आपको बस इतना सा समझ जाना है कि आप अपनी दिनचर्या में, डेली लाइफ में जितने भी वर्क करते हो उनमें से 90% वर्क पॉजिटिव होते हैं। मानो एक दरवाजे को आपने धक्का दिया इस तरफ, तो वो उसी तरफ तो मूव करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क। ठीक है ना? इसलिए इसके एग्जांपल ना तो कोई पूछता है और ना ही कहीं आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नहीं। ठीक है। अब आता है नेगेटिव वर्क, जिसपे बहुत ध्यान देना है आपने। द टाइप ऑफ वर्क in which direction of force and direction of displacement are opposite to each other. और आप कह सकते हो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब अगर आपने फोर्स इस तरफ दिया तो ऑब्जेक्ट इसके उल्टा मूव करेगा, और सीधी लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री, आप लोगों को पता है। ठीक है ना? अब सुनने की कोशिश करना। वर्क का बेसिक फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा। अब थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री। तो वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है? -1।
तो वर्क इक्वल टू माइनस एफ डी इज अवर आंसर। इसीलिए इस वर्क को नेगेटिव वर्क कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साइन जो आता है वो नेगेटिव आता है। तो एक बार और बता देता हूं, एक ऐसा वर्क जिसमें आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो, उस तरह के वर्क को आप कहते हो नेगेटिव वर्क। और क्यों कहते हैं नेगेटिव वर्क वो मैंने समझा दिया। किसी को डाउट है? नो सर। सर एक एग्जांपल बोल हाँ, सर एक दो एग्जांपल इसका तो एग्जांपल दिए बिना मैं जाता ही नहीं, चाहे आप कहते नहीं कहते। सुनो, पहले आपको मौका देता हूं नेगेटिव वर्क का एग्जांपल देने का। दो सर किसी बॉल को दीवार पर मारने पर वो वापस हाथ में आ जाती है। चलो देखो, इन्होंने बॉल दीवार पे ये मारी, तो ये जीरो बॉल हो है, गया। ये दीवार पे मारी। सुनने की कोशिश करना। जब दीवार पे लगी नहीं है तब इन्होंने फोर्स किस तरफ दिया? इस तरफ। और बॉल जा भी किस तरफ? इस तरफ। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव वर्क। लेकिन जब बॉल दीवार से टकराई, सुनते रहे ना, जब बॉल दीवार से टकराई, अब बॉल को कौन फोर्स देगा? दीवार फोर्स देगी, जिसे कहते हैं रिएक्शन फोर्स। इस तरफ देगी और बॉल आ भी किस तरफ रही है? इस तरफ। तब भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव वर्क। सर कोई बॉल को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो जो नीचे आती है तब? फिर तो ओके, उस पे चलो देखते फ्रिक्शन हैं। और ग्रेविटेशन फोर्स लग सकता है। देखो, एक बॉल ऊपर की ओर फेंका, तो जब आपने ऊपर की ओर फेंका तो आपने फोर्स किस तरफ लगाया? ऊपर की तरफ। और वो जा भी किस तरफ रही है? ऊपर की तरफ। तो हो गया पॉजिटिव वर्क। और एक हाइट के बाद बॉल नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे को कौन खींच रहा है? इसे ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये आ किस तरफ रही है? नीचे की तरफ। तो ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव वर्क। और सर फ्रिक्शन फोर्स भी एग्जांपल नहीं हो सकता नेगेटिव वर्क का? ओके, बेस्ट। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। क्यों? समझने की कोशिश करना। मान लो ये गाड़ी है, ये इस तरफ चल रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कर रही है इस तरफ। और हो सकता है इसे कोई फोर्स इस तरफ चला रहा है, गाड़ी का इंजन हो या आप धक्का दे रहे हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमने बताया था कि एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगता है, उसे कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखूंगा तो ये दोनों डायरेक्शन 180 डिग्री है। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो वर्क करेगा वो हमेशा नेगेटिव वर्क होगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? सर तो इसका तो समझ आ गया। सर इसका मतलब सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ही है जो वो नेगेटिव आता है उससे वर्क? नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ फ्रिक्शन है, ऐसा गलत है। फ्रिक्शन समझ आया आपको? यस सर। अब सुनो दूसरा। सर हाँ, बोलो। एक सेकंड प्लीज। सर जब बॉल को दीवार पे मारेंगे तो जब वो वापस आएगी वो तो नेगेटिव वर्क हो जाएगा ना, क्योंकि हमने तो उसको दीवार की साइड फेंका है, वापस आ रही है। सुनो, आपने दीवार की तरफ फेंका, फोर्स लगाया इस तरफ, वो जा भी इस तरफ थी है, तो पॉजिटिव वर्क। जब दीवार से टकराई, वो वापस आ क्यों रही है? आपके फोर्स की वजह से आ रही है, दीवार के फोर्स की वजह से आ रही है? दीवार के फोर्स की वजह से। और दीवार का फोर्स किस तरफ फोर्स दे रहा होगा? अच्छा, मेरी हमारी एक डायरेक्शन में है ना, अपोजिट में सही है। इसलिए पॉजिटिव होगा ना। हाँ, वर्क डन ये पॉजिटिव है। बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप। अब सुनना, आपने एक बॉल ऊपर की ओर फेंकी, सुनते रहे ना, आपने फेंकी, आपका फोर्स ऊपर की तरफ है, नो डाउट। बॉल भी किस तरफ जा रही है? ऊपर की तरफ, नो डाउट। लेकिन मुझे बस ये बता दो कि जब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, क्या तब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा, क्योंकि हमारा फोर्स ज्यादा होगा इसलिए ऊपर जा रही हाँ, है। इसीलिए वो ऊपर जा रहा है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा होगा हर समय। जी। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है तब ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, और उस वर्क डन को कहते हैं नेगेटिव वर्क। ओके सर। इन दो के अलावा आपको ना तो कोई पूछा जाएगा
और ना ही आएगा। वैसे एक और है लेकिन वो जरूरी नहीं है, वो क्लास 11th का है। इन दो के अलावा 9th में कोई नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। और आपको तो अभी तक दो भी नहीं पता थे, है ना। हाँ यस जी सर। यस सर। सर ठीक है, जैसे ओके। शीशो का एग्जाम्पल है, तो शीशो में किसका हम किसका नीचे फोर्स, शीशो जो हाँ, गार्डन में नहीं होता, नीचे फोर्स डालते हैं वो जाता है ऊपर, तो वो क्या आएगा मैंने इसमें? शीशोर सुना, मैंने शीशोर सुना ही नहीं। शीशोर क्या होता है? सीसो वाला झूला है सर, बच्चे जिसपे सर तो सीसो तो सीसो। मुझे लगा शीशोर कह रही है, मैंने कहा गार्डन में शीशोर। ओके, सीसा वाला, हाँ, झूला वाला, हाँ बोलिए। सर वो एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा क्या? नहीं आएगा बच्चा, क्योंकि जब आपने फोर्स दिया इस तरफ तो वो जा भी उसी तरफ रहा है और वापस आ रहा सर ये ग्रेविटी के वाला अगेंस्ट। नहीं, वो वाला जो हम नीचे बैठते हैं, एक जना सामने वाला ऊपर जाता है, अच्छा ये फिर वाला, वो ये नीचे वाला, बैठता ये है, हम ऊपर जाते हैं। हाँ ये ये ऊपर वाला, नीचे ये वाला। जाता है, ये वाला। अच्छा चलो, आप यहाँ बैठे, सुनना, आपका बॉडी वेट किस तरफ लगा? नीचे की तरफ। हाँ यस सर। आपका बॉडी वेट लगा नीचे की तरफ। आप किस तरफ जा रहे हो? नीचे की हम ओर। नीचे जा रहे हैं, सामने वाला ऊपर। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आपके बॉडी वेट से आपका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ आ रहा है ये देखना है ना। आप फोर्स इस पे ओके। लगा रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ, चलो हटाओ। मतलब अब हाँ, नहीं होगा। अब आते हैं जीरो वर्क। जीरो वर्क के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी तो वर्क इक्वल टू एफ इंटू जीरो कॉस थीटा, और जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो। और ये डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकती है? मान लो आप पहाड़ को धक्का दे रहे हो, मान लो आप दीवार को धक्का दे रहे हो, और सर तब वो भी zero बॉल हो वाला सकती एग्जाम्पल, यहाँ भी तो जीरो हाँ, है वो ना भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट। हाँ हाँ, तब आपके हाथ में आ गई बॉल, तब डिस्प्लेसमेंट जीरो। और कब जीरो हो सकता है? जब आपका इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम होगा। लेकिन दूसरा वाला जो केस है वो बहुत क्रिएटिव है, और वो आप में से बहुतों को समझ नहीं आएगा, तो पूरे अटेंशन के साथ सुनना। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब थीटा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तब आपका वर्क जीरो होगा, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या लोगे? 90, और कॉस 90 क्या होता है? जीरो। तो वर्क हो जाएगा जीरो। अब आप ना, आप क्या, कोई भी, मैं भी जब आपके बराबर था और या मैंने पहली बार पढ़ा था, मैं ये सोच ही नहीं पा रहा था कि हम फोर्स इस तरफ लगाएंगे और वस्तु जाएगी इस तरफ। ऐसा तो कभी नहीं सुना हमने। हाँ किसी सर, को पता है करेक्ट तो है। बताओ कोई एग्जांपल। सर पे सामान रखा होगा, वो सुना था एक बार, कुली वाला। हाँ सुनो सुनो सर ये सुनो आपने ही बताया था पुली वाला यूट्यूब पर। सुनो, सर पे सामान रखा होगा, आप बताइए आगे। तो सर आगे चलते हैं जब, तो सर डिस्प्लेसमेंट तो आगे की तरफ हो रही है, फोर्स ऊपर से लेकर आए सर नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हाँ आगे की तरफ, तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है सर। हाँ, गुड, ये भी एग्जांपल हो गया, बेहतरीन। और दूसरा एग्जांपल, जो मैं दूसरा एग्जांपल सुनना चाह रहा हूँ वही पेपर में आएगा। ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा वाला पेपर में आएगा, क्योंकि ये तो आप सेंस कर पा रहे हो, दूसरा वाला सेंस नहीं कर पाओगे। देखो कैसे। दूसरा एग्जांपल जो है जीरो वर्क का, 90 डिग्री वाला, याद रखना। वर्क डन इन सर्कुलर मोशन। अब ऐसा क्यों कहा, वो याद करो, मैंने बताया था धागे में पत्थर बांध के घुमा रहा हूं मैं। सर ये ऐसा आपने पत्थर, कहा था लट्टू जैसे चलता है, वो यूट्यूब पे बताया था हाँ आपने। हाँ, देखो मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट हर तरफ, मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा धागा टूटेगा, ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे भाग जाएगा, जो मैं डायरेक्शन एरो में बना रहा हूं, ठीक है ना।
लेकिन यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे टेंजेंशियल है, चाहे किसी भी टाइम पे आप पकड़ लो। लेकिन इस, सुनते रहना, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल है, लेकिन इसे सर्कुलर पाथ में घुमा कौन रहा है, ये धागा। हमने कहा था इसे सर्कुलर पाथ में घुमा कौन रहा है, ये धागा। और धागा कौन सा फोर्स लगा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। धागा कौन सा फोर्स लगा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये कौन सी पॉइंट है, रेडियस, रेडियस ही तो है ये। और आपको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग पता होगा कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। यानी कि सर्कुलर मोशन के केस में आपका वर्क डन 0 होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं हो रहा, काम तो हो रहा है, साइंस के अकॉर्डिंग उसे 0 काउंट होगा, चाहे वो जहां से चला है। ऐसा नहीं है कि मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं कि यहां से चला और वापस यहां आ गया, ऐसा नहीं, यहां से चल के यहां भी पहुंचा तब भी वर्क डन 0 माना जाएगा। ये क्लियर है आपको, वर्क डन इन सर्कुलर मोशन? सर जो पार्क का मतलब, सर जो पार्क में बैठ के बच्चे घूमते हैं राउंड एंड राउंड, तो वो इसका मतलब वो भी एग्जाम्पल। हाँ, हर सर्कुलर मोशन में वर्क डन। अब आपने इसी का एक सब केस समझ लो। आपने सिंपल पेंडुलम सुना होगा, पेंडुलम जिसे कहते हो आप लोग, घड़ी के नीचे भी लगा होता है, ठीक है ना, ऐसे पेंडुलम। अगर देखा जाए, पेंडुलम एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा तो है, पेंडुलम का जो मोशन है वो सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा है। तो पेंडुलम वाले केस में भी डायरेक्शन जो होगी इसकी टेंजेंशियल होगी हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और फोर्स कौन लगा रहा है, ये, और इनके बीच में भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। सर ये एक बार प्लीज दोबारा बताना, 90 डिग्री कैसे बनेगा? पेंडुलम तो ऐसे घूमता है ना, नीचे की तरफ। ऐसे घूमता है पेंडुलम। अगर देखा जाए तो ये एक सर्कल का ही तो हिस्सा है जी। और सर्कल में 90, तो यहाँ 90, ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरा तरीका कि इसमें भी जो इसकी डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशियल होगी हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और फोर्स कौन लगा रहा है, रस्सी, और दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 90। क्लियर है? सर एक इससे ये डिराइव कर सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में हमेशा 90 डिग्री बनेगा? डिराइव करना ही नहीं होता बच्चा, ये आपका ना मैथमेटिक्स में आपको ये चीज नहीं पता कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री होता है। ये मैथमेटिक्स में हम 10th क्लास में ड्राइव करते हैं। कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ आप सबको। कैसे कि आप एक सर्कल ड्रॉ करो, उस पर कोई भी पॉइंट ले लो, कितने भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करो। ये सारे के सारे एक पॉइंट पे मिलेंगे और उस पॉइंट को कहा जाएगा सेंटर। तो ये सारी पॉइंट क्या हो जाएगी, रेडियस, और इसमें से किसी पॉइंट पे लाइन टच करते हुए जाओगे तो वो जाएगी टेंजेंट। और टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री होता है। ये ऑटो प्रूफ है, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सर वो तो ठीक है, टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री होता है, पर हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन सर्कुलर मोशन का आए, हम 90 डिग्री मान लें, चलेगा ये कॉन्सेप्ट? मानना नहीं है, होता ही है। मानना नहीं है, होता ही है। जी जी ठीक है। चलो 11.1 क्वेश्चन कह रहा है फोर्स है 5 न्यूटन। अच्छा एक और चीज समझना, मैंने आप सबसे कहा कि भाई आप सबसे कहा कि घर सीधा घर जाना। अब मैं कभी ऐसा तो नहीं कहूंगा आंखें खोल के घर जाना, क्योंकि मुझे पता आंखें खोल के ही जाया जाता है। अगर उसने डायरेक्शन के बारे में नहीं दे रखा, मतलब वर्क के 3 टाइप है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। लेकिन अगर वो एंगल के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं दे रहा, तो याद रखना वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्क की बात कर रहा है। नोट करके एक लाइन लिख लो, if the angle between force and displacement is not given, if the angle between force and displacement is not given, then assume work as positive work, assume work as positive work। तो वर्क को हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्क कंसीडर करना है।
If the angle between force and displacement not given, Is not given. और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने कहा आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ प्लस 1 लाख है। अगर 1 लाख रुपए उधार होते तो मैं कहता कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए उधार है, तो ये रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। अगर मेंशन नहीं करा तो पॉजिटिव वर्क की बात कर रहा है। आगे आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन, फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है ना, डायग्राम भी दिया है। डायग्राम क्लियरली है कि फोर्स जिस तरफ लग रहा है उसी तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो पॉजिटिव वर्क हो गया। पॉजिटिव वर्क में फॉर्मूला होता है F इंटू डी। एफ है 5, डी है 2, 5 दूनी 10 जूल इज अवर आंसर। क्लियर है? सर एक चीज पूछनी थी प्लीज, वो आपने झूले वाला एग्जांपल दिया था ना अभी पार्क में, उसमें सर जो वो हाँ जो अभी डिस्कस हुआ था, जो दोनों तरफ बैठते हैं लोग। अच्छा, सीसॉ वाला। हाँ, तो उसमें क्या वर्क पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? फोर्स तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये फोर्स लगा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऐसा सोच रहे हो? हाँ जी। वो ऊपर इसके वजह से नहीं जा रहा है, इसके फोर्स के रिएक्शन की वजह से ऊपर जा रहा है। अच्छा, इसलिए मैं उसको नहीं डिस्कस कर रहा, क्योंकि वो आप अपने आप को फंसाओगे उसमें। कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे माँ बाप कह देते हैं बच्चों को कि बेटा ये मत कर, एक यहाँ भूत आएगा। ऐसा नहीं है कि भूत आएगा, उन्हें पता है कि बच्चा यहाँ पे जाके गिर जाएगा, इसलिए उसे डरा दिया जाता है। हटाओ ये वाला क्वेश्चन। फोर्स ये रहा, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, वर्क पूछ रहा है 56 जूल। क्लियर है? सर डाउट है किसी को इन 2 क्वेश्चन में? नो सर। चलो ओके। अब देखो कितना बड़ा आपके साथ गेम खेला जाता है। एनसीईआरटी में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो नहीं बता रखा, शायद एक बार देख लेना। क्वेश्चन दे रखा है, ये कौन सा वर्क हो जाएगा? जीरो वर्क। ये कौन सा वर्क हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क। ये कौन सा वर्क हो जाएगा? नेगेटिव वर्क। इनके एग्जाम्पल लिख देना एक एक। क्वेश्चन पढ़ो, 18वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कौन जल्दी बताएगा? क्लियर है? यस और नो? यस सर, क्योंकि जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो फिर वर्क भी जीरो हो जाएगा ना, मतलब फिर लगेगा नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशन है ना उसका। कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और हाँ एक्सेलरेशन जीरो होते ही फोर्स जीरो हो जाएगा। सर, ये फोर्स सेकंड जीरो लॉ ऑफ होते ही, मोशन से आ गया ना। हाँ। किसी को डाउट है 18 और 19 में? क्वेश्चन नंबर 1 आपको यही बताना है कि हाँ, सर 19 एक बार बोलिए। वो कह रहा है कि बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, लेकिन वो जो लड़की है सोनी, वो ये कह रही है कि एक्सेलरेशन अब भी जीरो है। क्या ऐसा हो सकता है? और आपको मैंने बताया था एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? जब ऑब्जेक्ट किससे मूव कर रहा हो? कांस्टेंट वेलोसिटी से। यस, इट कैन बी पॉसिबल व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो बता देता हूँ, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए आपके पास बैलेंस फोर्स वाली कंडीशन होनी चाहिए। बैलेंस फोर्स में 2 कंडीशन थी, कि एक तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, या फिर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ओके सर ये फोर्स इसलिए जीरो होगा ना क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला m into a होता है, a जीरो तो फोर्स भी जीरो।
इसलिए। गुड 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 गुड। अच्छा, ये मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बैलेंस फोर्स में वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो सकती है। मान लो आपकी एक गाड़ी इस तरफ जा रही है और उसको फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस तरफ और लग रहा है 5 का, सपोज 5। आपकी गाड़ी जितने भी फोर्स से जा रही है, अब ये 5 का फ्रिक्शन क्या करेगा, आपकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगा, आपकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो सकती है। आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी उतनी रहे जितनी होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, जितने का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उतने का फोर्स आप इस गाड़ी को लगा देना। आप पीछे से धक्का उस गाड़ी को उतने ही फोर्स का लगा देना जितने फोर्स का इस गाड़ी को फ्रिक्शन लग रहा है। इससे होगा क्या, ये फ्रिक्शन और वो फोर्स आपस में नलीफाई हो जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे, और आपका ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर में आपको ये बताना है कि वर्क हुआ है या नहीं, बस। सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, सुमा तैर रही है एक पॉन्ड में। तो आप देखो, दिमाग लगाओ, अगर ये पॉन्ड है, सुमा यहाँ से वहां गई और वहां से यहाँ आई, अगर वो वापस वहीं आ रही है तो वर्क नहीं होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा कि वो वापस यहाँ आ रही है नहीं आ रही है, तो इसका आंसर यस होगा। लेकिन कई किताबों में इसका आंसर नो लिखा है, क्यों, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि पॉन्ड का मतलब है वो तैर के वापस अपनी जगह वापस आएगी। ये सब अब हम नहीं जानते। ये पहला क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कौन बताएगा? सर ये तो कर्व पाथ बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सर, जीरो हो zero जाएगा। होगा। ओके, कर्व पाथ का मतलब ऐसे, जैसे आप कोई पत्थर फेंकोगे ना, अगर आप में से कोई भी इंसान चाहे कितना बड़ा कुर्रम खां हो, सीधा पत्थर फेंकने की कोशिश करे, कैसा होता है उसका पत्थर, सीधा जाता है और ऐसे गिर जाता है। उसका पत्थर सीधा जाएगा और एक पॉइंट के बाद कर्व हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। या पहले वाला केस किसी के साथ हो जाता है? सर नो, ये कर्व्ड होगा। नहीं सर, नो सर, नो सर। चलो अब सुनना, उसने शुरुआत से एंगल से पत्थर को फेंका, किसी को फेंका। ओके, द इनिशियल एंड द फाइनल, ये सेम पाथ पे है। वर्क डन, नाउ अब देखो, जिसने मेरा पढ़ा हुआ थोड़ा भी ध्यान दिया है, जिसने मेरा पढ़ा हुआ थोड़ा भी ध्यान दिया है, वो ऐसे ही बता देगा कि इसमें एंगल 90 डिग्री है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। कैसे? क्योंकि वो ऐसे देखेगा कि अगर ढंग से देखा जाए तो ये सर्कुलर बन सकता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये है शॉर्टकट तरीका, लेकिन कंसेप्ट भी है मेरे पास। ऐसा थोड़ा है कि दुकान खोल दी और बस सामान बेचे जा रहे हैं। अब सुनो, आपका ये ऑब्जेक्ट इधर से इधर पहुंचा, ए से बी पहुंचा, ए से बी पहुंचा, उसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ? सर इस सीधा तरफ ही हुआ। Okay. अब सुनना, उसने अब मेंशन करा वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड होता है। यस सर। किसी को डाउट है तो बताओ। सर प्लीज एक बार ये बता दो, आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपने अभी क्या बताया, 90 डिग्री कैसे बनाया इसको, थीटा को? फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लगता है? नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दाएं बाएं? सर नीचे लगता है, नीचे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज। बस फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड हो गया, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो गया, एंगल हो गया 90 डिग्री। किसी को डाउट?
किसी को कोई डाउट है? हाँ सर। अब सुनना कि वर्क हमारा पूरा हो गया और मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि आप किसी भी किताब में चले जाओ, किसी भी लेवल पे चले जाओ, किसी स्टेट में चले जाओ, 9th क्लास के दायरे के अंदर रहो और वर्क का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मेरी आज की क्लास के बाद आप ना कर पाओ। कर नहीं पाओगे वो आपकी अपनी काबिलियत है, लेकिन मैंने जो बताया वो अल्टीमेट है। अब इसके बाद आता है एनर्जी। तो किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, किसी भी काम को करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसे हम लोग कहते हैं एनर्जी, है ना। एनर्जी वो चीज है जिससे काम होता है। तो एनर्जी के ऐसा यूनिट भी जूल ही होगा। मैंने कहा इंडिया में रुपीस चलता है और अमेरिका में डॉलर चलता है, लेकिन दोनों के दोनों है तो क्या, करेंसी तो है, और इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। इसी तरीके से ऐसी एनर्जी वही चीज होती है, जैसे मान लो आपने एक काम किया 10 जूल का, आपने एक काम किया 10 जूल का, मतलब एक ईंट को उठाया और उठा के किसी जगह रख दिया, आपने 10 जूल का काम किया। लेकिन ये जो काम करने में आपके एनर्जी वेस्ट हुई, बॉडी से जो एनर्जी वेस्ट हुई, वो एनर्जी भी तो 10 जूल ही होगी। Yes sir, because yes sir, because energy is the capacity to do work ना। हाँ, मैं इसे कहता हूँ एनर्जी इज द थिंग रिक्वायर्ड टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उसे एनर्जी कहते हैं। मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ऐसा यूनिट क्या हो गई, जूल। अब जो एनर्जी आपके पास है इस चैप्टर में वो दो टाइप की है, एक तो है काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी। और आप सब में से बहुतों को कंफ्यूजन होता है और क्या गलतफहमी होती है कि पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी ड्यू टू हाइट होती है। गलत। इसका मतलब होता है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। इसके दो टाइप होते हैं। चलो बताएंगे। अभी देखो, सबसे पहले आता है काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे आपके सामने कोई चीज पड़ी हुई है और आपके सामने आपका घर का कोई इंसान है, आपका बच्चा हो सकता है, भाई बहन, पति, माँ बाप, नहीं माँ बाप छोड़ दो, ठीक है ना। आपने वो चीज उठाई और उसको फेंक के मारी तो उसे चोट लगेगी कुछ, यानी कि वो चीज अपने आप, अगर उस चीज को अपने आप तो चोट दे नहीं सकती है, उस चीज ने चोट दिया तो मतलब उस चीज ने कुछ काम किया। और उस चीज ने काम क्यों किया, क्योंकि आपने उसे फेंक के मारा। आप उसे जितनी तेज की फेंक के मारोगे वो उतनी ज्यादा तेज की चोट देगा सामने वाले को। यानी कि आपने क्या देखा, ऑब्जेक्ट का मोशन जितना ज्यादा होता जा रहा है वो उतना ज्यादा वर्क कर रहा है। और हम इसे इनवर्सली भी कह सकते हैं